अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का असबहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आज चूँकि इस हफ्ते का पहला शो है और 2 दिन हो गए हैं, वो बच्ची जो है मलाला यूसुफज़ई जिसको गोली लग गई है बेचारी को, वो वाकया हुए मगर हमारा चूँकि पहला दिन है और मैं बात उधर से ही शुरू करूँगा। यार क्या अजीब ये वाकया हुआ है, खुदा की कसम 3 दिन हो गए हैं, इतनी मुझे टेंशन हुई है ये देख देख के। यार उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है, या वो इस लड़ाई झगड़े में क्या उसका किरदार है, मां सिवाय इसके कि वो तालीम हासिल करना चाहती थी या उसको तालीम हासिल करने का शौक था। इसमें क्या कसूर था यार उसका, अगर उसने हर सूरत में तालीम हासिल करने का आज़म किया था। वो बेचारी देखो, अब अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह पाक उसकी मुश्किल आसान करे, उसको खैर आफियत से घर पहुंचा दे रब्बे करीम। बड़ा ही जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। आज वैसे सारे उलमा ने भी पुरजोर मजम्मत भी की है और ये भी कहा है कि कहीं भी इस्लाम में जो औरत के तालीम हासिल करने पे पाबंदी नहीं है। 2 टोक अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की है और खुलकर इस बात का इजहार किया है कि करने वालों ने जिस नीयत से भी ये काम किया है वो काबिल मजम्मत है और उसको जस्टिफाई नहीं करार दिया जा सकता। वैसे उस मासूम बेचारी बच्ची का क्या कसूर था? उस मासूम बच्ची का ये कसूर कम है कि वो एक ऐसी सरजमीन पे पैदा हुई है जो पिछले कई सालों से साजिशों की अमाजगा बनी हुई है, जहाँ पे कोई एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करो तो 100 नए सवाल जो हैं वो फन फैलाए खड़े होते हैं और आप किसी एक सवाल का जवाब भी तलाश नहीं कर सकते। अब इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जिनका आसानी के साथ जवाब नहीं तलाश किया जा सकता। हाँ, साफ नजर आ रहा है कि मामला इतना सीधा साधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा मामला है ये। एक सवाल का जवाब ढूंढने जाएं तो तुम सही कह रहे हो, कई और सवाल निकल रहे हैं ज़हन में कि यार ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ तो फिर ये क्यों हो गया, अगर यूं हो गया तो फिर ऐसे क्यों हो गया। बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है। मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को आज सदके दिल से उस बच्ची की सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उस बच्ची को अपनी रहमतों के सदके, अपनी रहीमी और करीमी के सदके सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगी, आमीन। क्योंकि अजीज साहब, उस एक बच्ची की सेहतयाबी से बहुत सारे दूसरे मामला जुड़े और वैसे भी उस फरिश्ता सूरत और फरिश्ता सीरत बच्ची के लिए तो हर शख्स के दिल से दुआएं निकलती हैं। हाँ जी, आज सारे स्कूलों में, बेशुमार कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उसके लिए दुआ की गई है। लोग बेचारे घरों में दुआ कर रहे हैं। जितनी खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग उसको टेलीविजन पे जूं जूं देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें, मासूमियत वाला चेहरा, सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मसले की अलामती हैसियत बहुत ज्यादा है। इसको किसी हवाले से भी इससे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जिस तरह गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट पर तानाजनी करते हुए फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे मामलात पर सुओ मोटो नोटिस लेती है, तो उसको मलाले पर हमले पर भी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर साहब से सवाल किया जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ सुओ मोटो नोटिस ले इस मामले में? आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपकी हुकूमत के होते हुए उस पर हमला हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा यार, मैं एक और बात जुनैद पूछना चाह रहा था कि ये एहतसाब बिल जो सामने आ गया, ये क्या चक्कर बना है? पहले तो नून लीग कह रही थी कि 1947 से एहतसाब होना चाहिए, पीपल्स पार्टी कभी कोई तारीख देती थी, कभी कोई, फिर कह रहे थे जी 85 के बाद का एहतसाब होना चाहिए, कच्चा चट्टा खुलना चाहिए। अब सुना है 2002 यानी मुशर्रफ दौर से एहतसाब का उन्होंने कह दिया। मुझे तो ये लगता है कि एहतसाब के मामले में खास तौर पर ये बिल सामने आने के बाद दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो काबिल जिक्र सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों एहतसाब के मामले में यकसर तौर पर गैर संजीदा नजर आ रही हैं। वरना कोई ना कोई तो बेहतर अंदाज इख्तियार किया जा सकता था ना, बेहतर रास्ता तलाश किया जा सकता था। ये जो सामने आया है बिल, यानी एहतसाब के नाम पर ये जो बिल सामने आया है, ये तो मतलब जो नर्म से नर्म अल्फाज है उसमें भी यही कहा जा सकता है कि ये एहतसाब के नाम पर कौम से मजाक करने की कोशिश है, और कोशिश भी एक भोंडी कोशिश है। जब से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, इनके जितने भी कानूनी मिस्त्री हैं, जो पहले बाबर अवान, पहले खोसा साहब, फिर पहले नायक साहब भी थे, अब फिर नायक साहब हैं, वो जो अपना अटार्नी जनरल है आजकल, क्या नाम है उनका, भाई साहब का, खान कादर, ये सारे जितने भी इनके कानूनी कारीगर हैं, मिस्त्री हैं,
یہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ لگائے رکھتے ہیں. کوئی ہر بندہ اپنا اپنا یہ ایکٹ لے کے آتا ہے کہ میں اس طرح کر لوں, میرا خیال ہے اس طرح ہو جائے تو ودیا ہے, یا ایسے احتساب کر دے. اور اسی کی بھی دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی نئی پٹاری میں سے نیا سانپ نکالتا ہے. اور یہ ذرا دیکھو کہ 2 سال ہو گئے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل پڑا ہوا ہے, اس پر 30 سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں اس بل میں 58 سے زیادہ ترامیم پیش کر چکی ہیں, اور آخر میں بالکل ایک نیا بل جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کے سامنے لایا گیا اور پرانا بل جو ہے وہ توڑ مروڑ کے کہیں پھینک دیا گیا ردی کی ٹوکری میں. اچھا, میں نے اس احتساب بل کی 2-3 باتیں سنی ہیں, بڑی ماٹھی ہیں یار وہ تو. اس پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ احتساب بل نہیں ہے, ایک طرح سے نیا NRO ہے. مجھے یہ رہا کہ دیسی آدمی نے بتایا, اس نے کہا یہ احتساب بل نہیں ہے, یہ بھر ہے. تم دیکھو نا کہ اس سے پہلے جو نیب آرڈیننس نافذ العمل تھا اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا جو 14 سال ہو سکتی تھی وہ کم کر کے 7 سال کر دی گئی ہے. اور ایک اور عجیب و غریب کلوز یہ ہے کہ 5 کروڑ روپے سے کم کی جو کرپشن ہے وہ ایک طرح سے کرپشن شمار ہی نہیں ہوگی. ایمان سے یعنی 4.5-5 کروڑ تک آپ کرپشن کر سکتے ہیں. یہ کرپشن کرنے والے تو ہوتے بھی بڑے سیانے ہیں, وہ 5 کروڑ کی 4 کر لیں گے, قسطیں کرا لیتے ہیں کرپشن کی. اور اس سے بھی زیادہ مزہ خیز بات یہ ہے کہ جو مقدمات 10 سال سے زیادہ عرصے سے زیر التوا ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے, خود بخود ختم ہو جائیں گے. لو, اس سے تو یہ سارے جتنے تگڑے تگڑے لوگ ہیں ان کے سب کے کیس ختم ہو جاتے ہیں. تاخیری عربے استعمال کیے جائیں گے. ہوئے 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 احتساب یعنی نہ کرانے والی باتیں. اچھا, سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت ہی نئی طرح کی کلاس شامل کی گئی ہے, گڈ فیتھ کی. یعنی اگر کوئی وزیر صاحب کرپشن فرماتے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کا وکیل اگر عدالت میں جا کے اس بات کی یقین دہانی کروا دیتا ہے کہ جناب ان کے موکل نے نیک نیتی کی بنیاد پر یہ جو ٹھیکہ ایوارڈ کیا تھا, یہ جو ٹینڈر ایوارڈ کیا تھا, اس کے لیے پروسیجر نہیں اپنایا گیا تھا, اس کے لیے قواعد و ضوابط کی پابندی اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ ان کی نیت ٹھیک تھی, یعنی گڈ فیتھ میں یہ ٹھیکہ دے دیا گیا تھا اپنے من پسند ٹھیکیدار کو, تو عدالت کے بعد تسلیم کر لے گی. ویسے یہ جو تم نے کہا نا وزیر صاحب کرپشن فرماتے ہیں, یہ میرا خیال ہے وزیر صاحب کے ادب میں کہا, ورنہ کرپشن تو بکواستے ہیں. اور اس سارے احتساب بل میں جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے یعنی ہنسی والی, وہ وہی ہے کہ جناب صدر صاحب جو ہیں وہ اس سارے احتساب سے مبرہ ہوں گے. موجودہ صدر بھی, آنے والے بھی, جانے والے بھی. یار صدر ہی ہوتا ہے, پاویں لاکھ خوراکاں کھائیے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پیٹرول اور CNG کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلا رکشہ ڈرائیور. اور جی اتار چڑھاؤ کون سا, نرا چڑھاؤ یہ ہے, اتار تو بالکل مائنر. حضور ہر ہفتے اتنا چڑھاؤ ہوتا ہے اور کبھی اتنا اترا ہوتا ہے. میں رنگ بازی چڑھاؤ ہر ہفتے ایسا ہوتا ہے جیسے بلے کا رکشہ مری کی پہاڑیاں چڑھ رہا ہے, اور اتراؤ کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے رکشہ سپیڈ بریکر اترا ہے. یہ کون سا اتار چڑھاؤ ہے؟ نیری رنگ بازی. کیا دور ہوتا تھا جنید صاحب, سستا پٹرول, زیادہ سواری, گھر میں خوشحالی. آئے اب مہنگا پٹرول, کوئی نہیں سواری, نیری بدحالی. یقین کریں شیشے کے اوپر ریما میڈم کی فوٹو لگائی ہوتی تھی. اتنا پیسہ کماتے تھے کہ ڈوڑ گھنٹہ سائڈ پہ رکشہ کر کے ریما سے باتیں کرتے رہتے تھے. اور اب ریما بھابی کو تو کوئی امریکن ڈاکٹر لے گیا ہے, ہم نے اس کی جگہ ڈاکٹر آسم کی فوٹو لگا لی. ہائے وزیر گیس پٹرولیم و خانہ خراب, سارا دن اسی کی منتیں کرتے رہتے ہیں, واسطے ہی رب دا ودائی نہ کبوترا. آئے میری رنگ بازی. یقین کریں جنید صاحب, رکشہ ڈرائیوروں کی بدحالی صحت کا ذمہ داری یہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر آسم. ہم نے تو اس کی تصویر پہ نقاب ڈالا ہوا ہے, جب بھی زیادہ کرایہ مانگنے پہ سواری گالیاں دینی شروع کرتی ہے, ہم اس کی تصویر کی نقاب کشائی کر دیتے. اے رنگ بازی, کیونکہ قیمت اس طرح بڑھا رہے ہیں. یقین کرے ہر ہفتے کبھی 7 روپے چڑھا دیتے ہیں, کبھی 5 روپے چڑھا دیتے ہیں, اور قیمت تو پٹرول کی ایسے چڑھا رہے ہیں جیسے
फुल बस में कंडक्टर सवारियां नहीं चढ़ाता, नहीं भी जगह और चढ़ा रहा है मेरा रंगबाजी है। ये हड्डियों का डॉक्टर आसम, और गैस और पेट्रोल की कीमत ऐसे चलाता है जैसे पहलवान उतरा हुआ मोटा चढ़ाता। आप अमीर लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता सीएनजी और पेट्रोल की कीमतें चढ़ने का, मगर गरीब आदमी के लिए ईमान से जूं सीएनजी की कीमत चढ़ती है, हांडी चढ़ानी मुश्किल हो जाती है। इतना महंगा पेट्रोल, उधर रक्शे में पेट्रोल पड़ रहा होता है, इधर दिल में हॉल पड़ रहा होता है। 100 का पेट्रोल डलवाए तो टॉर्च मार के देखना पड़ता है कोई टैंकी गिल्ली छिल्ली हुई है कि नहीं। थोड़ा अरसा पहले तक 20-30 का पेट्रोल डलवा के 2 सवारियां ड्रॉप, मंजिले मकसूद। मगर कल परसों मैं पंप पे गया हूँ, मैंने उस पेट्रोल पंप के ग्वाले से कहा है कि 30 रुपए का पेट्रोल दे दो। उसने पंप की टैंकी में उंगली डुबो के सीधा मेरे मुंह पे मार दी। यकीन करें पेट्रोल की छिट मेरे होंठों पे गिरी है। मैंने कहा दहशतगर्द पेट्रोल पंप, ये सिगरेट भी पीना होता है, ये क्या कर रहे हो? वे रंगबाजी। जुनैद साहब, ये मिस्टर पेट्रोल के सस्ते जमानों की बात है। सवारी अगर 4-5 गलियां आगे कहती थी तो उसके साथ चले जाते थे, एड्रेस ढूंढैया कर देते थे। मगर अब असल टारगेट से एक घर भी आगे सवारी कहे जाओ, फौरन रक्षा बंद, तकामाइजेशन। हाँ जी, पेट्रोल ही बड़ा महंगा है, ऊपर से गैस के लिए लाइनें इतनी लंबी होती हैं कि सारा दिन रक्षा बंद और लाइन में खड़े इंतजार करो। अब यकीन करें, मैं तो अब रक्षा कम चलाता हूँ, छल्लियां ज्यादा बेचता हूँ। क्या मतलब? ओ जनाब, मैं गैस भरवाता ही उस पंप से हूँ जो एक स्कूल के साथ है। लाइन में जाके खड़े हो जाता हूँ कुछ 12:30 बजे, रक्शे में छल्लियां लगा लेता हूँ। एन छुट्टी के टाइम 1:45 बजे रक्षा मेरा स्कूल के गेट के आगे पहुंच जाता है। उधर 600-700 की दिहाड़ी लगाता हूँ और गैस डलवा के घर वापस आ जाता हूँ। यकीन करें जुनैद साहब, अब तो जनरल सवारी उठाने में बचत ही नहीं रही। अब तो स्कूल के बच्चे अगर रक्शे को लग जाएं तो फिर बचत है, क्योंकि स्कूल के बच्चे रक्शे में इतने को आ जाते हैं जितने कोई 20 रुपए छल्ली पे दाने होते हैं। अच्छा, क्योंकि जितने बीच में आते हैं उतने ही सज्जे हाथ भी आ जाते हैं, उतने ही खब्बे हाथ भी आ जाते हैं। और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सेहन मौजूद है, वहां भी काफी बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब एक रक्शे के साथ 125-200 स्टूडेंट लटका होता है और दूर से रक्षा आ रहा होता है तो ऐसे लगता है मलंगा बॉलिंग करने आ रहा है। मेरा रंगबाजी। स्कूल का बच्चा तो रक्शे में उस जगह भी घुस जाता है जहां नट बोल्ट नहीं घुसता। और जो लेडीज सवारी है, हाँ मुझे याद आया, लेडीज सवारी की जो बात है ये आप बाद में करिएगा, पहले मुझे बताइए ये आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप कसम उठाएं, आपको नहीं पता किस लिए लाया हूं। अब पूरा रक्षा तो नहीं डरा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि खवातीन जो होती हैं रक्शे से उतर के 2,500 का सूट ले लेती हैं और हमें 250 देते हुए 2.5 घंटे बहस करती हैं। रंगबाजी। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वैसे आप शीशे में हंसती हुई भी अच्छी लगती है। अच्छा जी, जुनैद साहब, मैं ये आज एक गिला करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। नहीं यार, गा के नहीं मेरा ख्याल है ठीक हो रहा। क्या मसला है यार? यार देखो, वैसे ये ईमान से कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे मुर्शद मैं सदके जाऊंगा, मेरे मुर्शद पाक आए हाय हाय। देखो यार, मेरे मुर्शद इस पीपल्स पार्टी के पीछे नाअहल हो गए हैं 5 साल के लिए। और देखो मेरे मुर्शद का ये पार्टी साथ ही नहीं दे रही यार। उन्होंने कहा ये एफिड्रेन केस में देखो मेरे बेटे को गिरफ्तार कर रहे हैं और ईवान सदर में मैं बैठा हुआ हूं, कोई किसी ने एक्शन ही नहीं लिया।
حد ہو گئی ہے یار. کس بات کا گلہ کر رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایوان صدر میں اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہی خواہ کیوں نہیں ہے، تو اس کے بیٹے کو کسی الزام کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنا چاہتے ہو تم؟ اس طرح کا دوست اسکوٹر کے پیچھے بیٹھا ہو، آپ کو چلان کے لیے پولیس والا روکے نا، وہ پیچھے سے اتر کے پرلے طرف منہ کر کے نکل جاتا ہے، بلکہ جاتے ہوئے پولیس والے کو کہہ کے جاتا ہے پچھلی بتی بھی نہیں جے گی. ہو گیا. فضول بات کر رہے ہو یار کچھ تو ساتھ دینا چاہیے. ہاتھ ہو گئی ہے تمہارے. غلط بات کا ساتھ دینا چاہیے. غلط بات کون سی یار؟ ان کی پارٹی کے وہ اہم ترین رکن ہیں. کوئی بھی رکن ہو پارٹی کا، اہم بندہ ہو، ایم پی اے ہو، پارٹی کو چاہیے اس کا ساتھ دیں. جب اس میں مشکل بابا بریک لگاؤ، مشکل وقت آتا ہے تو پھر تم اس جواز کی آڑ میں ذوالفقار کھوسہ صاحب کا پھر یہ جو گلہ ہے اپنی لیڈرشپ سے، وہ بھی درست ہے کہ جب ان کے بیٹے پر سپنا قتل کیس میں جو تفتیش جاری تھی تو ان کا ذوالفقار کھوسہ صاحب کا یہ گلہ بھی جائز ہے کہ حکومت نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. بالکل مدد اگر جائز ہے اور بنتی ہے کرنی تو کرنی چاہیے. ذرا مجھے وضاحت فرما دیں کہ جائز مدد کون سی ہوتی ہے اقتدار میں رہ کر؟ جائز یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر تک دیکھو آپ پہلے تو اپنے ممبر کی مدد چھوڑ کے اس سے پیچھے ہٹ کے پہلے تو یہ اس کو فوراً ملزم سے مجرم ثابت کر دیتے ہیں کہ بھائی جی اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس نے تو یہ کیا تھا. وہ تو مجرم ہو گیا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، جتنی دیر تک عدالت اور یار ٹھہر جاؤ، جتنی دیر تک عدالت، سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ پر الزام لگتا ہے، دنیا کے جتنے بھی مہذب جمہوری معاشرے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ جب کسی سیاستدان پر، کسی حکومتی عہدیدار پر الزام لگتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے وقتی طور پر الگ ہو جاتا ہے اور قانون کو اپنا کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہی کرنا چاہیے. اگر میرا قد چھوٹا ہوتا میں لائمن تمہاری ٹائی پکڑ کے فضول باتیں نہ کرو. دیکھو پہلی بات جو تم نے کیا نا، جتنے بھی مہذب جمہوری معاشرے ہیں یہ بات پھر پاکستان میں تو لاگو نہیں ہوتی. تو کرنی بھی نہیں ہے، تو ساری زندگی کرنی بھی نہیں ہے. اس جواز کی آڑ میں کوئی اچھی بات کرنی نہیں ہے. پہلے میری گل سن لو. پائی توتیاں لیا، پائی توتیاں لیا. فضول بات کر رہے ہو. تو یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ تو تم نے پالے ہوئے تو کیا غلط بات ہے؟ پائی توتیاں تو طریقے سے بات کرو. آپ لوگ تو بات ہم کہاں کی کر رہے ہیں؟ تم تو پائی پیرٹ صاحب میری بات فضول بات کرتے جا رہے ہیں. عرض سنیں، وہ معاشرے ہیں جہاں پہ الزامات بھی اس وقت لگائے جاتے ہیں جب واقعی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہاں تو ہر دوسرے دن سویرے اٹھو اخبار اٹھاؤ، تم 35 بندوں نے دوسروں پہ الزام لگائے ہوتے ہیں وہیں منہ چونک کے. نہیں ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ اگر آپ کے کسی مخالف کا اخبار میں بیان شائع ہو جائے تو آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ اپنے عہدے سے الگ ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پر کوئی سنگین نوعیت کا الزام عائد ہوتا ہے، اب یہ جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ذوالفقار کھوسہ صاحب کا معاملہ ہے یا تمہارے مرشد کے بیٹے کا معاملہ ہے یا حنیف عباسی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایویڈنٹ کیس سامنے آنے کے بعد نون لیگ نے بھی ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ تو بڑے سنگین نوعیت کے. سنگین نوعیت کے ہیں بے شک یا لائٹ نوعیت کے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عدالت نہ مجرم ثابت کر دے اس وقت تک اپنے بندے کا ساتھ دینا چاہیے. اس وقت تک زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں اور قانون کو شفاف انداز میں بالکل بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام کرنے دیا جائے. قانون کو کام کرنے کیوں نہیں کوئی دے رہا سارا؟ یار تمہارے مرشد کے جب وہ ایوان وزیر اعظم میں تشریف رکھتے تھے ممکن تھا کہ ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات ہو سکتی تھی. نہیں تو اس کیس کی وجہ سے تو ان کو اتارا بھی نہیں نا کہ آگے آپ میرا علیحدہ ہو جائے. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ تمہارے مرشد کو ان کے عہدے سے کیوں الگ کیا گیا. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کیا جو پارٹی کی اعلیٰ سطحی قیادت ہے اس کو اپنے جو دیگر لیڈران ہیں، دیگر رہنما ہیں، ان کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ بات تو یہ ہو رہی ہے. نہیں دینا چاہیے. ساتھ دینا چاہیے. نہیں، صرف میرٹ کی بنیاد پر ساتھ دینا چاہیے. یہ کیا بات؟ صرف اس لیے یہ اڑ گیا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ مسکین آدمی ہے میرے ساتھ، کہیں ادھر ادھر کوئی سپاہی اگر اس کو پکڑ لے گا تو میں کہاں اس کے ساتھ طریقیں بھگتا ہوں. صرف اس لیے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے. ہاں یہ جو تگڑے تگڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ، یہ غریب بندے کو صرف یار اس لیے نہیں بناتے اور کتنے دیا طریقہ بھگتا گے یا طریقہ خیر ہوئے نکلے تو. اچھا یار مظلومیت کے نمبر ٹانک رہا ہے. بھائی جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، شکر ہے. مان لی ہے نا میری بات؟ مان لیجیے. مان لی ہے نا؟ ٹھہر جاؤ نا، ہاتھ جوڑ کے مانو. اور ماننے کے بعد جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ شاید پھر وہی ہو کہ میں نہیں مان رہا. پہلے یہ کہو نا کہ آپ کی بات درست ہے، میں 100% غلط بات کر رہا تھا. آپ کی بات درست ہے جناب، میں 100% ٹھیک بات کر رہا ہوں. یہ تم نے کون سی اپنی غلطی مانی ہے؟ یار دیکھو میری بات سنو، ایک بندے کو اب ٹھیک ہے جی اس پہ الزام لگ گیا، پرے ہو جائے. بڑی لیڈرشپ جو ہے اس کو پرے کر دے. بڑی لیڈرشپ اس وقت کہاں پہ ہوتی ہے جب وہی ان کا کرندہ، وہی ان کا کارکن کسی ٹاک
शो में बैठ के उनके तारीफों के राग गा रहा होता है, जब वो बेचारा किसी इनके लीडर पे इल्जाम लगता है तो वो नहीं बोलता, तो बाद में लीडर उसे कह रहा होता है कि वो इल्जाम लगा रहा था दूसरी पार्टी का बंदा मुझ पे, तुम बोले क्यों नहीं है, तुमने उसके कान पे एक चपेट क्यों नहीं मारी? तो उसको इस बात पर एहतजाज करना चाहिए ना। किसने ये कहा है कि एक कारकुन को या एक सियासी रहनुमा को अपनी लीडरशिप का हर कीमत पर दिफा करना चाहिए, जायज या नाजायज? ये बिल्कुल गलत रवैया है, यहीं से तो गलती की इब्तिदा होती है। यार एंकर बनो, महल्ले में लड़ाइयां कराने वाली माई ना बनो। यानी सारे एक दूसरे से लड़ लुड़ पड़े, एहतजाज करे, चलो दौड़ो चलो दौड़ो चलो। आप कहीं पे बैठे हुए हो, अगर आपकी लीडरशिप में कोई सुकम है, कोई खामी है, कोई खराबी है, कमी है, कुताही है, कजी है, आप उसका बरमला इजहार करें। आपने ये कसम खाई हुई है, आपने क्या हलफ उठाया हुआ है कि मैंने अपने लीडर की हर बात का दिफा करना है? नायरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हार मान के ब्रेक लो। ले ली हुई है ब्रेक, बस हार मैं नहीं मानता होता। स्विस हुकाम को लिखे जाने वाले खत के मसवदे पर इत्तेफाके राय। अच्छा, मेरे दलाइल का अब असर हुआ है, एतजाज एहसन का दावा। शाबाश एतजाज साहब, आपके दलाइल का क्या असर हुआ है जनाब? हुकूमत तो अब जाने वाली है, पिंड ही सड़ गया तो फायदा क्या हो गया जनाब? वैसे भी खत तो अखीर पे भी लिखना पड़ ही रहा है। आपके दलाइल अगर ये कहते तो फिर तो वाकई असर हुआ है। वैसे एतजाज साहब का भी मैं माफी चाहता हूँ, मेरे छोटे ताए वाला साहब है। छोटे ताए, बड़े ताए वाला नहीं? नहीं, बड़ा ताया तो मेरा बड़ा अक्लमंद आदमी था। छोटा ताया जो था ना वो गयारा मियारा ही करता था। पिंड में वो बाबा नेम वाले के नाम से मशहूर था। हाय 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 हाय, केस क्या हुआ, एक बंदे की माँ जो बीमार हो गई, जाके उसे कहता है इन्हों आराम नेम ना ली आना ही, कह के चला गया। लो जनाब, उस बेचारे मझ वाले भाई ने 2-3 नीम के दरख्त गंजे कर दिए मझ को नीम खुआ खुआ के, राम कोई ना आया। अखीर उस मझ वाले भाई ने शहर से एक डॉक्टर बुलाया, उसने आके मझ को टीका लगा के तो एक नीम के दरख्त के साथ बांध दिया, ठीक हो गई। ताया मेरा पास से गुजरता हुआ कहता क्या ही ना तुहानू, इनू निम नाल ही राम आना, निम नाल बन्नी जे ते राम आया ना इनू। सो अतयाज साहब जो है ना, ये वो भाई है जिन्होंने मेरा मुर्शिद पाक फारग करा दिया। देखो ना यार, 5 साल के लिए मुर्शिद अब क्या काम करे, सियासत के अलावा उन्हें आता भी कुछ नहीं। मैंने तो 2-3 दफा मशवरा भी दिया कि मुर्शिद पाक सरकार इतने सोने हैं, आप सोन हलवाई बनाना शुरू कर दे, मगर मैं सड़ गया हूँ। मुर्शिद का सोन हलवा। यार एक मिनट ठहर जा यार, तमाल डाल नहीं बोल गया हूँ मैं। मुर्शिद मुझे माफ कर देना सरकार, मैं असल में ये मुझे और तरफ को निकल गया था मैं वो इत्तेजाज साहब के बयान की वजह से। ऐसे मुर्शिद पाक सोन हलवा तो सारा मुल्तान बना रहा है, आप इस हुकूमत को जागन हलवा बना के दे ताकि ये जाग के काम करे। देखे ना आप फर्क बैठे हुए इनकी वजह से। मुर्शिद वैसे ऐसे ऐसे ही करते रहा करें, चलो। वैसे कि ये भी है मुर्शिद, ये भी ये है और मजा भी आता है इसका। या ये भी है एक ये, अरे ये, अरे ये जादू है छोटे छोटे, इनसे आमदन तो नहीं होती मगर दिल लगा रहता है यार। जी, वजीर आला पंजाब पर दोहरी शहरियत का इल्जाम लगाने के बाद राजा रियाज बैरूने मुल्क चले गए। बैरूने मुल्क? गलत खबर पड़ रही है, बाहरले मुल्क, बाहरले मुल्क चले गए हैं। और पहले है कि पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क चले गए। राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ के पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क चले गए। सिर्फ इसलिए ये बार बार जुमला कहते हो कि तुम्हें बोलने में मजा आता है। यार है इमैया की बात, पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में चले गए। मुझे तो कहते हुए मजा आता है, तुम कसम से बताओ तुम्हें सुनते हुए मजा नहीं आता? पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में चले गए। वैसे किस मुल्क में गए होंगे राजा साहब? बारले, लेमन बारले मुल्क, लबनान गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? यार वहां खुराक बड़ी सस्ती है। 50 पैनी की बड़ी परात भर के गोड़ वाले चावलों की मिल जाती है। और अगर कोई बंदा पूरी परात खा ले ना
तो सपली में भी उतने ही मिल जाते हैं फिर, और जितनी मर्जी सपलियां ले। ये राजा साहब जब से गए हैं वो गौर कर रहे हैं कानून बदलने के लिए। जो कि राजा साहब एक परात तो खा लेते हैं ना, तो साथ 4 सपलियां शापर में पैक करा के रेडी पे लद के ले जाते हैं साथ। अब तो राजा साहब होटल में घुसते ही हैं तो बहरे आपस में बातें शुरू कर देते हैं, और सपलियां वाला मलंग आया ये। और जाके राजा साहब से पूछते हैं जनाब कितनी सपलियां खाओगे यूं? पहले पैसे वाली परात ले आवा, ये सीधा सपली तो ही शुरू होवोगे। राजा साहब आगे से कहते हैं नहीं नहीं, पैसे वाली जेड़ी मैं परसों खा के गया हाँ ओदियां हुण सपलियां शुरू करो। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मैं इमरान खान को संजीदा सियासतदान नहीं समझता। अच्छा, मौलाना को इमरान खान में क्या गैर संजीदगी नजर आ गई? यार इमरान खान ये उनके इलाके में गए हैं ना मौलाना फजल रहमान के, उधर तकरीर करने से पहले माइक के आगे खड़े हो गए इमरान खान ने ऐसे ऐसे किया होगा, ऐਵੇਂ तो नहीं ना मौलाना कह रहे गैर संजीदा। या फिर मेरा ख्याल है तकरीर शुरू करने से पहले खान साहब ने कहा ख्वातीन हज़रात 1 मिनट जरा मैं आपको अभी बताता हूँ, ये देखें हाथों की सफाई, मेरे हाथों में कुछ नहीं मगर उसके बावजूद आपको अभी इसी वक्त बोतल खुलने की आवाज आएगी। गैर संजीदा है ना ये बात, ऐਵੇਂ नहीं उन्होंने गैर संजीदा कहा, कोई बात हुई होगी। या फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब गए हैं किसी मरक के ऊपर, उधर जाके इन्होंने पूछ लिया कि भाई जी रोटी कदों खुल ली, कोई ऐसी बात हुई होगी तो फजल रहमान साहब ने कहा, वरना वो खुद गैर संजीदा आदमी है, वो किसी को क्या समझते हैं। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने अपने आबाई गांव को सोलर पैनल से रोशन कर दिया। मनमोहन साहब ने, ये जो पाकिस्तान में उनका गांव है जी, वाह 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 यार। वैसे ये ओबामा हमारे गुजराले रह के गया हुआ है, ये क्यों नहीं उधर यार सोलर पैनल भेजता गुजराले में? ये जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, हम रोजाना उसको मरम्मत करा रहे होते हैं, टूटी भजी सारी बना के चला गया हुआ है। इसके बच्चों को चाहिए ना कि सड़क भी मरम्मत कराएं, उनके बाप ने ये सड़क बनाई थी, हम उनके बाप के नौकर लगे हुए हैं। हद हो गई है ये तो वाकई यार, ये मनमोहन ने ध्यान पड़वाया हमारा। ये शाही किला अकबर के बच्चों ने बनवाया था, कहाँ है वो? इतना बड़ा किला बना के चले गए, हम तो उसका बिजली का बिल दे दे के मरने वाले हो गए। इतना बड़ा शाही किला, उसका बिल खुद दिया करें उसके बच्चे। यार वैसे पाचन है ये अकबर बादशाह भी बिजली का बिल देख के चीका मारता ही होगा बेचारा। 3 लाख अशरफियों का बिल, ओ शेखू ओए क्यों ओ बेड़ा तर जा बाप डालियां दा, ओए बादशाह दा लिहाज भी नहीं करदे, ओ तू किथे नारकली दे पीछे भज्जा फिरने को एसडी होई वाकफ बना ले। शेखू पुत्र ओए किवें आ गया? 3 लाख दा बिल है शेखू बेटे, शेखू बेटे किधर मर गए? ओए इधर मारो की बारी च बाहर वेखण दी है, दफा कर नारकली, इधर वेख प्यो दा बेड़ा गर्क हो गई। 3 लाख दा बिल आ गया, 3 लाख रुपये दा, और नाम मुरादा किधर नारकली देश के शाही किले च लूमा तो नहीं ला लिया। मर गया ओ बीर बिल, ओ बीर बिल वेख बिल, फड़ मेरा पुत्र MP अफसर मुगल कोल जा, उनको मुगल आजम कहता है जी कोई तेरा SDO वाकफ है ते बिल दियां किस्तां करा दे, तेरी मेहरबानी जा मेरा पुत्र जाओ, तारी खैर होवे। अगे घूमन च कख नहीं बचन दे, तो बिल कितना आ गया। हाय हाय जी शाही किले दी बत्ती कटी गई, मैं ते नेरे च ताड़ियां मारदा पागल लगांगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ। अजीज साहब आज स्टार्ट वीडियो से लेते हैं। चलो याद रखो हमेशा स्टार्ट 1 2 3 से लेते हैं, 1 2 3 कहे तो फिर स्टार्ट लेते हैं। तो फिर आप कहते हैं 1 2 3 ताकि मैं आपको वीडियो दिखाऊं? नहीं ये तो सच सेगमेंट होने लगा। चलो 1 2 3 ये वीडियो देखें। हाँ वाजी वाह लाजमन ये बच्चा को करतब करेगा जी। हाँ जी हाँ जी। नौजवान के हथे आजकल मोटरसाइकिल चढ़ी हो तो कोई ना कोई काम तो दिखाता है। आया मेरे माल का, इसे कहते हैं शोखी कर दरिया में डाल। मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल भी इससे अक्का हुआ था, उसने कहा कि भाई तेरे नाल चंगा मैं डुब के मर जाऊं, छड़ दे मैनू बस। हाय 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 देखो मोटरसाइकिल इस जवान से कितनी तंग आई हुई थी, बाजू छुड़ा के उसने नहर में छलांग लगा दी है।
जैसे फिल्मों में नहीं अक्की हुई बीवी खुदकुशी करती, बाजू छुड़ा के खामन से दौड़ के छलांग लगा के कहती है ला ला डज। नाक पे हाथ रखती है जब जरूरी होता है नाक पे हाथ रख के टुबकी लगाना, वरना बंदा डूब जाता है। वो डूबने के लिए नहीं जाती वहाँ? नहीं बेचारी उस वक्त तो एक्शन करती है ना फिल्मों में। अगली तस्वीर देखिए। यार तुम लोग एक तो बहस बहुत करते हो वैसे। चले अजीज साहब अगली तस्वीर देखिए, और आपका पसंदीदा फ्रूट है वो। अच्छा जी। ये देखें। मासत के जाए, हाय 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 हाय। यार यकीन करो गरीब आदमी के इतना उसके घर वाले काम नहीं आते जितना दुआना उसके काम आता है। कैसे? देखो कहाँ कहाँ काम आ रहा है मेरा दुआना, मेरा पसंदीदा फ्रूट। हाय खूब ही दुआने का बना हुआ है, बाल्टी भी देखो नन्ही मुन्नी सी दुआने की हुई बनी हुई है। हाँ, और इसने निकालना भी बीच में से दुआने का पानी है। मैं कहता हूं कि अगर हर पाकिस्तानी दुआने की शक्ल अख्तियार कर लेना, बाहर से सरसब्ज और अंदर से जज्बात से लाल सुरख, अमान से सारा मुल्क ठीक हो जाए। दुआना इतनी इंटेलिजेंट चीज है। नेक्स्ट तस्वीर देखें आप। है ये क्या है जी? गाड़ी खड़ी है और आले दुआले इसके ये पाइप फेरा हुआ है। नहीं अजीज साहब, इसे जंगले से कवर किया हुआ है, सेफ किया हुआ है इसे। अच्छा अच्छा, यानी चोरी से बचाया हुआ है। लॉक किया, बिल्कुल सही। ये इर्द गिर्द पाइप लगा के। जी जी। वाह 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 वाह, क्या सेंट्री फिटिंग गराज बनाया हुआ है यार इसे। यानी सवेरे उठ के पाइप खोल के गाड़ी निकाल के ले। बिल्कुल, ये एक साइड से पाइप उतारते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। वाह जी वाह। जब सुबह ये गाड़ी निकालने के लिए पाइप खोलता होगा तो अंदर से आवाज तो आती होगी, और किन्ने पानी बंद किया, मैं साबन लाया। वो भी बेचारा काली काली गड्डी निकाल के पानी वाला पाइप बाद में गैस वाले कनेक्शन पे लगा के चला जाता। यार वैसे ये जिड्डी पुरानी गड्डी है पा जुनैद, चोर पाइप खोल के सोच ही पड़ जाएगा कि पाइप लेके जाऊं या गड्डी लेके जाऊं। बेचनी तो तोड़ के ये भावे गड्डी ले जाए भावे पाइप ले जाए। अच्छा वजीर साहब, एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। दिखाएं जनाब, पहले भी इंटरेस्टिंग है। पहले कौन सी तुम कुलों की तस्वीरें दिखा रही है? ये देखें। ये क्या है अजीज साहब? ये सब्जियों का आउल बना हुआ है। आउल? आउल नहीं उल्लू कहते हैं। आउल क्या हुआ? आउल का पट्ठा कहें तो मजा आता है, उल्लू का पट्ठा कहें तो मजा आता है। अच्छा अच्छा, ये उल्लू बना हुआ है। ये मेरा ख्याल है उस दौर की बात है जब सब्जियां सस्ती होती थी। उस वक्त किसी भाई साहब ने सब्जियों को उल्लू बना दिया। अब तो जितनी सब्जियां महंगी हो गई हैं, सब्जियों ने लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। अच्छा अजीज साहब, अब एक क्यूट वीडियो दिखाएं जी, ये दिखाएं, देखें। क्यूट दिखाएं। माँ चट के जाए, छोटा काका पाइप पकड़ा हुआ है, पापा ने पानी पी लिया, आखा शाबाश। बेटे पाइप थोड़ा आगे कर लो। ओहो शाबाश, सारा काका गिल्ला हो गया, उसकी दाढ़ नहीं गिल्ली हो रही। हाय हाय हाय, बच्चे को पानी पीता देख के मुझे हुक्मरानों के, सियासतदानों के तरक्कियाती मंसूबे याद आ रहे। सारा कुछ लपेट लेते हैं और अवाम के मुंह में कख नहीं जाता। 10 नकाती, 5 नकाती, 6 नकाती, 9 नकाती। टपते तो ऐसे ही है ना जैसे पता नहीं क्या मेले लगाए हुए और मुंह में कुछ नहीं, अवाम बेचारी प्यासी। अच्छा जी साहब, 2 तस्वीरें मेरे पास, जल्दी से आपका तबसरा चाहिए। पहली बहुत फनी है जी, दिखाएं दिखाएं। ये ले। लजी मान से हाथी ने पैंट पहनी है तो मुझे पता चला इसकी पूछल भी होती है। अरे यार पूछल तो होनी थी, सुंड को बैलेंस करने के लिए पीछे पूछल तो होनी चाहिए। वाह जी वाह। लो भाई हाथी जी, पैंट पहन लिया आपने, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर इसको नीचे ना करना, मैं बहुत छित्र फेरूंगा। आजकल का डिजाइन ना बना ले गई, वो स्पाइक्स बना के पैंट ढीली करके तो टुर पड़े बेचारा कर। वैसे ये पैंट शर्ट किसने इसको दी? मुझे लगता है गोगे मोटे की पहन है, या शायद अमीर मकाम साहब भी अमीर आदमी है, वो भी अपने कपड़े गरीबों को दे देते होंगे। ये इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाथी गरीब आदमी होता है, उसकी कौन सी शुगर मिल होती? वैसे भी सारे गन्ने तो खुद चूप जाता है, शुगर इसने शटाले की बनानी है। ये हाथी तो इतना भुखा होता है, फोटो में गन्ना देख ले तो फोटो चूप जाता है। जाहिल आदमी।
اگلی دکھاؤ تصویر. یہ دیکھیں اگلی تصویر. یہ سپائڈر مین کھڑا ہے. مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کے کسی پاسپورٹ آفس میں کھڑا ہے. کیوں؟ واہ یہ مار رہا ہے باہر سے. اور میں کہا چاچا شکور ہے اور میرا پاسپورٹ آئی ملنا کہ کل آواں دے چھڑا پاسپورٹ خدا دا واسطہ جی میں پھر کوٹھیاں تو جھاڑا مارنیاں ہوندیاں. میں کوئی گھر والا پاسپورٹ چیک کر لے میرا چلان ہو جاوے. دے دیو تہاڈی مہربانی مینوں نوکری نہیں لبن ڈئی پاکستان چ. اسپائڈر مین ایسے بولتا ہے. تم پاکستان پاسپورٹ اسے کھڑا کرو, اگر 3 چکروں میں ایسے نہ بولے گا تو مجھے لتر مارنا. اور دیکھو تو صحیح بیچارے کی ٹانگوں کی حالت. تم انگریزی کی بات کرتے ہو ٹانگوں سے, تو لگتا ہے کہ بیچارہ کہانی کرتا ہے. کیا مطلب عزیز صاحب؟ کہانی مٹی ہوتی ہے نا, اس میں پانی اور توڑی ڈال کے تو ٹانگوں کے ساتھ اس کو گوتے ہیں. اچھا یعنی مکس کرتے ہیں, اس کے بعد چھت پہ لیپ کرتے ہیں. وہ جو مٹی جو ہے توڑی اور پانی میں وہ جو مکس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہانی کرنا. ایک تو کہانی کرتے ہیں نا, ایک کہانی کراتے ہیں. ویسے یار کہانی ڈالتے بھی ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.